पहली बात तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है भी मैम बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और सीयूईटी का एग्जाम भी है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है, ये ऑलमोस्ट हर महीने के अंदर आप अपने आप को कैसे, सो देयर आर सम सर्टेन सेगमेंट्स यार जिस पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है और वो मेरे टिप्स पे होने चाहिए। यार मुझे ये तो आता ही है ना, कैनीज आरो पूछ ले मुझे, अगर मुझे सैंडमियर पूछ ले तो मुझे पता है यार इससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। आई नो स्टूडेंट्स, आप सभी केमिस्ट्री में एक्सेल करना चाहते हैं। मैं ये भी समझती हूँ भी जब हम सीयूईटी एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी टेंशन आ जाती है दिमाग में। पहली बात तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है भी मैम बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और सीयूईटी का एग्जाम भी है, तो साथ साथ केटर कैसे करें। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है भी क्या सीयूईटी की प्रिपरेशन एंड में कर ले तो काम चल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी सोचते हैं भी बोर्ड एग्जाम्स को भी लास्ट में ही देख लेंगे, एक काम कर लेते हैं अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे सितारे अभी 12th एग्जाम्स देने वाले हैं, या हो सकता है आपने ऑलरेडी 12th एग्जाम दे दिया है एंड इस साल आप सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं। तो बेटा जो बच्चे 12th के साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मैं जानती हूँ बेटा बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस स्ट्रेस में ही रह जाएंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से दूर हो जाएंगे। अगर आप भी बच्चे चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, एक ऐसी प्लान्ड स्ट्रैटेजी जो आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर सके, जहां पर आप ये सीख सके भी किस समय पर मुझे किस रिसोर्स का यूज करना है और किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस टाइम पर मुझे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसे मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए मॉक टेस्ट की तरफ जाना है। हर एक चीज के बारे में आप सभी एस्पायरेंट को पता होगा, तभी जाकर के आप अपने सीयूईटी एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं सोच करके भी सीयूईटी एग्जाम की तैयारी तो लास्ट में कर लेंगे, बट लेट मी टेल यू, अगर आप इस टाइम पर बोर्ड्स के साथ सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं तो बेटा सीयूईटी की प्रिपरेशन साथ साथ ही करनी होगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप कुछ परसेंटाइल की वजह से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से दूर हो जाएंगे। तो चलिए जी आज बात करते हैं। मेरा नाम है शौर्या ग्रोवर और मैं आप सभी को बताने वाली हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड्स में भी एक्सेल करें और सीयूईटी एग्जाम में भी एक्सेल करें, साथ ही साथ ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जहां पर आपका जाने का सपना है वो पूरा हो। तो बेटा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, सबसे पहली बात तो हमें कुछ फेजेस में ना अपनी प्रिपरेशन को ना डिवाइड करना चाहिए। हमारे पास 3 फेजेस होने चाहिए। सबसे पहला फेज होना चाहिए जहां पर हमें एनसीईआरटी रीडिंग और नोट्स पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दी है, ये ऑलमोस्ट हर महीने के अंदर आप अपने आप को कैसे मैं कहूंगी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जान सकते हैं। देखिए आप सभी बच्चे जो हैं रेगुलर क्लासेस तो अटेंड कर ही रहे हैं, अपने बैचेस में डिटेल प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बेटा जी व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फोकस ऑन एनसीईआरटी रीडिंग फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो एनसीईआरटी आप रीडिंग साथ साथ रखेंगे, टॉपिक वाइज रखेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा और एल्स इट विल टेक टाइम। दूसरी बात बेटा जी नोट्स पे फोकस करना है। देखिए हर महीने में आपको ये ध्यान रखना है भी एवरी मंथ आई हैव सर्टेन चैप्टर्स जो कवर हो रहे हैं एवरी सब्जेक्ट। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो यार मेरे को कोशिश करनी है भी मेरे को यार जो 1 या 2 हफ्ते में टॉपिक पढ़ा दिया गया है मुझे उसके एनसीईआरटी साथ साथ करते चलने हैं, नोट्स रिवाइज करते चलने हैं। इसके बाद मुझे क्या करने हैं, लाइक आफ्टर 1 वीक आई नीड टू स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज। मतलब अभी देखो जैसे मान लो तुमने एक चैप्टर शुरू किया, लेट्स कंसीडर तुमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया फिजिकल केमिस्ट्री का, एक सर्टेन एग्जांपल दे रही हूँ, तुमने यार अभी तो चैप्टर शुरू किया तो तुम साथ के साथ तो पीवाईक्यूज ऑब्वियसली नहीं लगा सकते हो अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा टॉपिक है। अब तुमने 1 हफ्ता उसको समझा, अब 1 हफ्ते के बाद बेटा जी आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो उसको पढ़ लो, है ना, जैसे आपके एग्जामिनर, जैसे आपके टीचर्स, जैसे आपको क्लास में गाइड कर रहे हैं। वो करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने हैं। सो देन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यू क्वेश्चंस और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टेस्ट आपका आ रहा है शेड्यूल्ड वो देते चले जाओ। इससे क्या होगा यार, एक टॉपिक की एनसीईआरटी भी होगी, यार एक टॉपिक के तुमने क्वेश्चंस भी लगा लिए, या एक टॉपिक के तुमने टेस्ट भी दे लिए। ठीक है, ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। अब नाउ देखो मॉक टेस्ट इन द सेंस मंथली मॉक टेस्ट दीजिए बेस्ड अपॉन द टॉपिक्स जो तुमने कर लिए हैं। लाइक यार आपके पास सोल्यूशन के क्वेश्चंस है,
डीपीपीज है, तो वही तुम अपना मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में रखो। मैम इस मंथ में मेरा सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाफ हो चुका है, तो लेट्स डू अ मॉक टेस्ट ऑन योर ओन। सेल्फ एग्जामिन कीजिए। क्या कीजिए, एक मंथ में यार इतना अगर मेरा चैप्टर हो गया तो मुझे यार आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ मेरा खुद का एक पेपर क्रिएट करना है जहाँ पे यार जो डीपीपीज हो गई है ना मेरी क्लास में, या जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, मुझे उन्हें रिवाइज करना है। एंड लेट्स कंसिडर भी अगर आप किसी बैच में नहीं हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हो, तो आपके पास कोई बुकलेट होगी क्वेश्चंस की, तो आपको ना रैंडम अपनी मम्मी को देना और कहना यार इसमें से कोई क्वेश्चन मार्क कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर टेस्ट। तो इस तरीके से आप एवरी मंथ अपने सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेते हुए चल सकते हो, एनसीईआरटी को भी कवर अप कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मैं आपको डे वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो कहीं ना कहीं बेटा आप वो नहीं पूरा कर पाएंगे। मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ताकि आप हर मंथ एक ट्रैक रख सको भी यार मैंने अगर 2 चैप्टर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक महीने में किए तो क्या वो मेरे पूरे तरीके से तैयार है या नहीं। ठीक है, इसी के साथ बेटा अगर मैं आगे चलती हूँ तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं ना यार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम सीयूईटी के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं। यार एक सब्जेक्टिव तुमने क्वेश्चन बोर्ड्स का किया ना, वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सीयूईटी में फ्रेम होता चल जाएगा। यानी कि एक तरह से तुम्हारी ये प्रिपरेशन वहां पर काम आएगी। ठीक है, तो पीवाईक्यूज पे जरूर फोकस करें, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन जरूर करें, रिपीटेड टॉपिक्स पे जरूर फोकस किया जाए। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं यार, कुछ सर्टेन ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ सर्टेन ऐसी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो देयर आर सम सर्टेन सेगमेंट्स यार जिसपे मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना है और वो मेरे टिप्स पे होने चाहिए भी यार मुझे ये तो आता ही है ना, और उनके सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। इस चीज को तो भाई आप हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी में लेके चलें। अब आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कोई भी बोर्ड्स जो देने वाला बच्चा या कोई भी सीयूईटी बच्चा देने वाला है उसको पता होना चाहिए, दैट इज एनसीईआरटी। भाई एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाए, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस हो जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो जाए, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाए। आपको सब क्वेश्चंस जो है अपनी टिप्स पर रखने हैं। दैट मींस अब ये क्या मैम चैप्टर होने के बाद करना है? नहीं बेटा, अगर आज क्लास में एक टॉपिक हुआ है तो तुम्हारी यार ये कोशिश होनी चाहिए भी उस टॉपिक से रिलेटेबल मेरे पास जितने सवाल है ना मैं उसको साथ के साथ कर लूं। बेटा उस टाइम पर वो हार्डली 10 से 15 मिनट लेगा, लेकिन बाद में वही चीज ना 1 से 2 घंटे तुम्हारी खा जाएगी। सो प्लीज टेक नोट, तुम्हें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है कुछ सर्टेन टॉपिक्स में, जैसे ऑर्गेनिक में कुछ सर्टेन टॉपिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ सर्टेन टॉपिक्स है, और इनऑर्गेनिक में ऑब्वियसली यू नीड टू रीड इट। तो वो आपको लाइन टू लाइन रीडिंग रखनी है, एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है, इसके बाद बेटा जी इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो है क्वेश्चंस ये बहुत जरूरी है, टेबल्स एंड फिगर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको जरूर जरूर ध्यान देना है। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हमारा पहला एस्पेक्ट यही होना चाहिए, पहली कोशिश यही होनी चाहिए भी हम न्यूमेरिकल्स पे ना अपनी कमांड होल्ड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारा हर एक न्यूमेरिकल जो है वो कम समय ले ताकि पेपर के अंदर हम जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी को सबसे पहले आपने अपना टारगेट रखना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करी, फॉर्मूला का लॉजिक समझने की कोशिश करो, तभी वो फॉर्मूला बेटा याद भी होता है। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। फिर फॉर्मूला शीट बनाओ। मैंने क्या बोला आपको, यार पेपर में अगर मैं एक ही क्वेश्चन को 10-10 मिनट दूंगी तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, मेरे को इतने ज्यादा फॉर्मूला शीट्स पे ध्यान देना है भी यार फॉर्मूला मेरे दिमाग में बैठ जाए, अच्छा ऐसा ये क्वेश्चन आएगा तो जी मुझे ये क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। 1 पेज के नोट्स बनाओ, हर 10 मिनट में रिविजन करो, अपने घर के ऐसे एक स्पॉट पर उसको पेस्ट कर दो ताकि बार बार वहां से गुजरो तो तुम उसको रीड कर सको, राइट। साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक के जो टेस्ट तुम्हारे बैचेस में चल रहे हैं उनको फॉलो करो। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं होगी तो मार्क माय वर्ड्स तुम एक ही क्वेश्चन पढ़ के रह जाओगे, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। बेटा सीबीटी मोड है, ठीक है, सीयूईटी में, वहां पर तो तुम अगर टाइम वेस्ट करोगे तो यार मैं क्या ही बोलूं। और बोर्ड्स में भी एक बात बता दूं, तुम्हें अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना आता है, तुम वहां अटक गए तो सोचो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स वहां चले गए। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लिखनी भी आनी चाहिए और शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मेट में जल्दी जल्दी करनी भी आनी चाहिए भी मैम मेरे पास अगर किसी चीज को डिवाइड करना है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है तो यार मेरे को फास्ट चीज करनी आनी चाहिए। ठीक है, या मुझे डेसिमल में आंसर देना, राउंड ऑफ करके देना, तो छोटी छोटी चीजें जो है मुझे आनी चाहिए ताकि मेरे लिए प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो सके, राइट। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूँ अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच का रहता है, यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव अप्रोच ज्यादा होती है, मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा होती है। तो बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग तो यहाँ पर हमें फॉलो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी यहाँ पर की है, आपको सिर्फ उसको समझना है, उसको रटना नहीं है। हर वर्ड का एक अपना मतलब होता है, उस मतलब को समझने की कोशिश करनी है।
हाईलाइट करना है, जो भी कलर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रेंड्स है, एक्सेप्शंस है, इनको हाईलाइट करो बिकॉज यहाँ पर वही गेम चेंजर होंगे। बात करते हैं बेटा शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाइए, फ्लो चार्ट, टेबल्स, निमोनिक्स बनाइए जिससे आपके लिए चीजें आसान हो सके, आप चीजों को क्रैम ना करें, आप चीजों को अंडरस्टैंड करें और शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं अपने तरीके से। बिकॉज इनऑर्गेनिक में मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आपकी कोर जो है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो प्लीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बेटा आपको हेल्प जरूर करने वाला है। बात करूं बेटा अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो अगेन हमें यहाँ पर माइंड मैप्स का बहुत ज्यादा यूज करना होगा। मोर ओवर बेटा जी हमें कॉन्सेप्ट के समझने में स्टेप बाय स्टेप अगर मैकेनिज्म हमें किसी रिएक्शन का पता है ना, तो यार वो रिएक्शन हमारे लिए आसानी से याद हो जाती है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, ये सारे रीजंस पता होने चाहिए। हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाना है यार, कौन सा क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस कहाँ पर हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सारी नेमिंग रिएक्शंस की हमें कमांड होनी चाहिए भी यार। अगर कैनिजारो पूछ ले मुझे, अगर मुझे सैंडमियर पूछ ले, तो मुझे पता है यार इससे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो मेरी नेमिंग रिएक्शन सभी कमांड पर आएंगी जब मेरा बेसिक यानी कि मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, जब मुझे ये पता होगा भी ये मूवमेंट क्यों हो रही है, राइट। तो इस पर बहुत ज्यादा कमांड होल्ड करनी है बेटा। एक ना स्मार्टली प्रैक्टिस जरूर करनी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज बार बार बोल रही हूँ, हर पार्ट में बोल रही हूँ, भले फिजिकल हो, भले इनऑर्गेनिक हो, भले ऑर्गेनिक हो, हर पार्ट में मैंने तुम्हें बोला है। टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मिक्स क्वेश्चन सब कुछ करना है। कभी तुम्हें समझना है भी यार मेरा ना स्कूल में टेस्ट नहीं हो रहा है या बैच में टेस्ट नहीं है, बेटा आपके पास कोई क्वेश्चंस की बुक होगी, मम्मी को जाके दे दो, बोलो क्वेश्चन मार्क करके दो। ये स्ट्रैटेजी अपनाओ। रैंडम वो कोई भी क्वेश्चन देंगी, उन्होंने तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा ना, वो रैंडम तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देंगे, तुम्हारा वो टेस्ट हो जाएगा ऑन स्पॉट, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहां स्टैंड करते हो। डू दैट। और ये मत सोचो एक क्वेश्चन को पहले कर लिया तो दोबारा करेंगे तो यार क्या ही हो जाएगा, नहीं बेटा, टेस्ट के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो प्लीज रिवीजन कीजिए। और मान लीजिए पहली दफा अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तुमने उसको सर्कल लगा लेना, ताकि अगली दफा जब तुम उसको प्रैक्टिस करना हो तो तुम्हारे को पता हो तुम्हारी गलती क्या है। अपनी गलतियों से सीखो यार। मुझे पेपर में ये तो पता था ये क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, पर मुझे उसका सही आंसर ही नहीं पता। तो यार ये गलती मत कर देना। यू नो द रॉन्ग आंसर बट यू डोंट नो द राइट आंसर, यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, फाइंड द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीजों पे ध्यान रखना है। अब बेटा ये गलतियां जो है प्लीज इनको अवॉइड करें, एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। सिर्फ कोचिंग के नोट्स पर डिपेंड रहना, तुम्हें ये लगता है सिर्फ नोट्स काफी है, नहीं, तुम्हें नोट्स के साथ साथ डीपीपीज भी करनी है। ओनली नोट्स नहीं है, ठीक है, विद डीपीपी होना चाहिए। इट शुड बी विद डीपीपी। डीपीपी क्यों बोला बेटा, नोट्स के अंदर आप देखो, एक लेक्चर के अंदर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ मैंने 10 क्वेश्चन तुम्हें करवाए होंगे इस टॉपिक के साथ, लेकिन डीपीपी में करीबन बेटा जी 10 to 15 क्वेश्चंस पर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो ओनली नोट्स आर नॉट इनफ, नोट्स के साथ डीपीपी आई वुड से यस इट इज इनफ, अगर तुम उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो। फिर बेटा पीवाईक्यूज ना करना, रिवीजन को स्किप कर देना, मॉक टेस्ट ना देना, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इतना सिलेबस है भूल जाओगे। ठीक है, इसके बाद बेटा जी बात करते हैं हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, कंसिस्टेंसी ही की है। अगर मैं रोज थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। लेकिन अगर मैं सोचूं आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कल मैं नहीं पढ़ूंगी, तो दिस वोंट वर्क फॉर मी। साथ ही साथ एनसीईआरटी इनफ है अगर हम सही तरीके से उसको करेंगे तो। और पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना, दिस आई वुड से। मोर ओवर बेटा मोबाइल को प्लीज एक ना स्टडी टूल की तरह यूज करें, डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज ना करें। देखिए हमें पता है किसी चीज के फायदे क्या है, किसी चीज के नुकसान क्या है। अब अगर हम अपना नुकसान खुद ही के हाथों कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग बेटा। हमें पता है भी हम फोन यूज करेंगे हमारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमें यह भी पता है अगर हम फोन सही वे से यूज करेंगे, अपने लेक्चर्स देखेंगे, तो यस वो प्रोडक्टिव भी होगा। सो यू नीड टू सी बेटा जी भी, आप सिर्फ एक ब्रेक लेने के लिए अगर अपनी जो है सोशल मीडिया एप्स यूज कर रहे हैं, या आप टाइम वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, अपना सही गलत हर एक इंसान खुद जानता है। एंड आई वुड से प्लीज इसको एक स्टडी टूल की तरह ही इस्तेमाल किया जाए। बात करते हैं बेटा जी, लाइफस्टाइल और माइंडसेट दोनों बहुत मैटर करते हैं। डेली एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे आप लोगों में, है ना। साथ ही साथ मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करो बेटा जी। हर वीक अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, ताकि तुम्हें पता चले यार तुमने कितना सिलेबस कवर कर लिया और कितना अभी कवर करना बाकी है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मत सोचो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है, नहीं, मुझे जितना पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आई वुड से बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। अगर आज मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ, मुझे कल भी पढ़ना है, मुझे परसों भी पढ़ना है। ये नहीं भी मैंने एक दिन तो यार 12-12 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन अगले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दिस इज वॉट मैटर्स द मोस्ट एवरीबडी। सो एट द एंड आई वुड से बेटा जी, बी टाइम को बहुत ध्यान में लेकर के चलना। हर क्वेश्चन पे हार्डली आपको
1 या 2 मिनट देने हैं, ठीक है? और क्वेश्चन को पहले ईज़ी क्वेश्चंस को पहले करो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मार्क्स को रिव्यू करो, चेक करो भी यार कहाँ गलती हो गई है, क्या मिस्टेक मेरी रह गई है और लास्ट 5 मिनट्स हमेशा अपने रिवीजन के लिए ज़रूर छोड़ें। तो बेटा ये एक स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो हर सब्जेक्ट के लिए फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी दैट यू नीड टू फॉलो एंड अप्लाई इन योर डे टू डे शेड्यूल। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी, अगर आप सभी मुझे बता सके भी मैम हमने अभी तक की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और हम इसके अंदर अभी और क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं और आज की इस पर्टिकुलर सेशन में आपको एक क्या ऐसी फ्रूटफुल बात लगी जो आप अपने लाइफ में जो है उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। एज़ वेल एज़ आई वुड से बेटा जी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बारे में सोचें बिकॉज़ ऑलरेडी बेटा जी टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है। जल्दी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ जाएँगे और तब जब जो आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होगी उस समय पर जनवरी-फरवरी में आप सीयूटी की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पर आपको सब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा रखनी है। तो इट्स बेटर आप टाइमली सब कुछ प्रिपेयर करो ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे और उस समय पे आप भी रिलैक्स रहें। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन। आई होप सो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं आपकी क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।